जीते जी को मांड नहीं, मरे को खांड नहीं। अब तो आंखों में गमे हस्ती के पर्दे पड़ गए। अब कोई हुस्ने मुजस्सिम बेनकाब आया तो क्या। बहरों को सुनाना हो तो आवाज जोरदार करनी होगी। वाकई इस वाक्य में संपूर्ण इतिहास समाहित है, क्योंकि इस मुल्क के इतिहास को पुनः लिखने की सख्त जरूरत है। न जाने ऐसे कितने क्रांतिकारी योद्धा इतिहास के उन पन्नों के फुटनोट में समा गए जो हकदार एक कालखंड के थे। बहुत तकलीफ होती है जब ये मुल्क उन जैसे किरदारों को नेपथ्य में भुला बिसरा कर करीब करीब खारिज कर चुका हो। तो क्या समय अब नहीं आ गया है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। ऐसे ही एक भुला दिए गए उस महान सेनानी को याद करते हैं, बहुत तकलीफ, आक्रोश और पीड़ा के साथ, जिनका नाम बटुकेश्वर दत्त था। भगत सिंह जी के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने वाले। याद आया ना? है ना आश्चर्य करने वाली बात। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में ग्राम औरी, जिला नानी बेदवान में हुआ था। इनका बचपन अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के वर्धमान जिला अंतर्गत खंडा और मौसू में बीता। ग्रेजुएशन इन्होंने PPN कॉलेज कानपुर में संपन्न की। 1924 में कानपुर में इनकी भगत सिंह से भेंट हुई, जो उस वक्त गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप छद्म नाम से लेख लिखते थे। इसके बाद उनसे प्रभावित होकर इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कार्य करना प्रारंभ किया और इसी अनुक्रम में बम बनाना भी सीखा और बम बनाने की कला में पारंगत हुए। बात 1929 में की है, जब ब्रिटिश सरकार ने दो बिल लाए थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके तहत पुलिस को पूरी ताकत देकर उन क्रांतिकारियों का दमन किया जा सके जो अंग्रेजों के नाक में उस वक्त दम किए हुए थे। असली मोटो ये था। तब 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल हॉल में इस बल के विरोध में बम फोड़ा गया। दरअसल इस बम फोड़ने के पीछे पहले प्लान ये थी कि सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त जाकर के फोड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ की यात्रा का भगत सिंह जी का प्रोग्राम बन चुका था। ऐन वक्त पर वो प्रोग्राम रद्द होने के कारण सरदार भगत सिंह जी ने खुद ये जिम्मेदारी अपनी ऊपर ली और कहा कि मैं और दादा दोनों मिलकर इस काम को सरअंजाम करेंगे। बम फूटा। बहरों को सुनाना हो तो आवाज जोरदार करनी होगी, ये स्लोगन वातावरण में गूंजा। इसका नतीजा ये रहा कि ये बिल एक वोट से गिर गया। अंग्रेजों ने इन्हें हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र का दृष्टि से देखा और फौरन ही बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद लोगों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उल्लेखनीय ये भी है कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करके लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा इतनी बेदर्दी से पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का बदला अंग्रेजी राज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारकर चुकाने का निर्णय क्रांतिकारियों द्वारा लिया गया था और इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। जेल में ही उन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेलुलर जेल से 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में लाए गए और 1938 में रिहा किए गए। काला पानी से उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस की गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त गिरफ्तार कर लिए गए और 4 वर्षों के बाद 1945 में रिहा किए गए। आजादी के बाद नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से विवाह करने के बाद वे पटना में रहने लगे और रोजी रोटी के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है। कभी लॉटरी के टिकट, कभी सिगरेट के कार्टून, कभी गाइड की भूमिका में ये अपने जीवन यापन चलाते रहे, लेकिन उफ नहीं किया। ये है हमारे देश के क्रांतिकारियों का सम्मान। बहरहाल 1963 में विधानसभा परिषद में बटुकेश्वर दत्त को अपना सदस्य बनाने का गौरव दिया। दत्त की मृत्यु अभाव, बीमारी और भूख की वजह से 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में हुई। जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार उनके अन्य क्रांतिकारी साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल पंजाब के हुसैनीवाला में किया जाए। सोच के देखिए दोस्तों, काला पानी की सजा काटने के दौरान क्रांतिकारियों ने कितनी रातें, कितने दिन, कितने पल, कितने क्षण रोज मर मर कर भी जिंदा रहने की सोची थी। सोच के देखिए, क्या ये बात सच है कि नहीं? अब इस किस्म के बुलंद किरदार वर्तमान कालखंड में मिल पाएंगे? कभी नहीं।
क्योंकि जब देशवासी खुद इन जैसी इबारतों को इतिहास के उस कालखंड से मिटाने के लिए उन्हें फुटनोट पे बिठा दे, तो भारत माँ खुद ही बोल पड़ती है कि काश मैं बांझी हो जाऊं तो ठीक रहेगा। क्योंकि जब इस मुल्क में विदेशी मुल्क का किरदार प्रभावित करने लगे, तो काकोरी के किरदार हो या इन जैसे महान सेनानी हुसैनी वाला बॉर्डर पर दफन होकर दर्शक दीर्घा की सबसे अंतिम कतार में बेबसी, लाचारी और तकलीफ से कातर दृष्टि से उन किरदारों के अभिनय को मूक दर्शक की तरह देखते हुए ये आपस में जरूर पूछते होंगे, सेंट्रल स्टेज पे इस मुल्क का पिता और चाचा जो अभिनय कर रहा है, हम असली वारिसों को बेदखल कर, तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम अंतिम पंक्ति की कतार पे ही बैठे तो ठीक है। क्यों? क्योंकि देश तो बहुत पहले ही हमें सौतेला मानकर खारिज कर चुका है, खारिज कर चुका है और खारिज कर चुका है। धन्यवाद।